संप्रदायवाद की प्रगति। 1930 के दशक में मुस्लिम जमींदार वर्ग बढ़ते हुए समाजवाद के खतरे से भयभीत हो गया। उसे डर था कि कहीं समाज आर्थिक आधार पर न बढ़ जाए, इसलिए उसने सांप्रदायिक विभाजन को प्रोत्साहन दिया। व्याख्या। 1930 के दशक में संप्रदायवाद क्यों बढ़ा? 1930 के दशक में भारत में समाजवाद, जिसमें सबको बराबरी से आर्थिक अधिकार मिले, जैसे जमीन, पैसा, शिक्षा आदि का असर बढ़ने लगा था। इसका सीधा असर बड़े जमींदारों और अमीरों पर पड़ने वाला था, क्योंकि समाजवाद कहता था कि ज्यादा जमीन या संपत्ति कुछ लोगों के पास नहीं होनी चाहिए। अब उदाहरण से समझिए, जैसे अगर स्कूल में सभी बच्चों को एक जैसा खाना, किताबें और समय मिले, तो जो बच्चे अब तक ज्यादा सुविधाएं पाते थे, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगेगी। वे चाहेंगे कि कुछ न कुछ भेदभाव बना रहे। ठीक वैसे ही भारत में कुछ मुस्लिम जमींदार, जो बहुत अमीर थे, डर गए कि समाजवाद आया तो उनकी जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। इसलिए उन्होंने सोचा कि धार्मिक पहचान के आधार पर लोगों को हिंदू और मुसलमान में बांट दिया जाए, ताकि लोग धर्म के नाम पर लड़ते रहें और कोई जमीन के सवाल पर बात ही न करे। निष्कर्ष। मुस्लिम जमींदारों को डर था कि समाजवाद उनके आर्थिक फायदे को छीन सकता है, इसलिए उन्होंने धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने यानी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। ध्यान हटाने के लिए उन्होंने धर्म का इस्तेमाल किया, ताकि आर्थिक बदलाव की मांग दब जाए। 1937 की चुनावी विफलता। 1. मुस्लिम लीग ने चुनावी विफलता से बड़ा सबक लिया। फिर जिन्ना ने मुस्लिम लीग को जनसामान्य पार्टी बनाने के लिए नई नीति और नए कार्यक्रम को अपनाया। 2. दूसरी तरफ हिंदू महासभा को भी चुनावी विफलता का सामना करना पड़ा। अतः महासभा के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय ने स्वास्थ्य के आधार पर त्यागपत्र दे दिया। फिर नए अध्यक्ष वी.डी. सावरकर को बनाया गया। दूसरी तरफ आरएसएस के अध्यक्ष डॉक्टर हेडगेवार एम.एस. गोवलकर की सक्रियता। अतः अब उग्र सांप्रदायिक विचारों को प्रोत्साहन मिला। व्याख्या। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की हार का असर। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों को बुरी हार मिली। इन पार्टियों को लगा था कि जनता उन्हें वोट देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उदाहरण से समझिए, जैसे दो छात्र सोचते हैं कि वे स्कूल के कप्तान बनेंगे, लेकिन वोटों में हार जाते हैं। अब वे सोचते हैं कि हमें लोगों को अपनी तरफ लाने के लिए कुछ नया करना होगा। मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया। जिन्ना ने सोचा कि अगर हम सिर्फ अमीर मुस्लिमों की पार्टी रहे, तो आम मुस्लिम हमें वोट नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने नई रणनीति अपनाई, मुस्लिम लीग को जनता की पार्टी बनाने की कोशिश की, जिससे आम मुस्लिम भी उनसे जुड़े। हिंदू महासभा की प्रतिक्रिया। उनकी हार के बाद मदन मोहन मालवीय महासभा के अध्यक्ष ने त्यागपत्र दे दिया। फिर वी.डी. सावरकर को अध्यक्ष बनाया गया, जो ज्यादा कट्टर विचार वाले थे। साथ ही आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता डॉक्टर हेडगेवार और बाद में एम.एस. गोलवलकर जैसे लोग भी ज्यादा सक्रिय हो गए। निष्कर्ष। 1937 की चुनावी हार ने मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब धार्मिक पहचान को जोर से उठाना होगा। इसलिए धर्म के नाम पर राजनीति और तेज हो गई, जिससे सांप्रदायिक सोच को बढ़ावा मिला। क्यों 1929-30 के आर्थिक मंदी ने भारत के राजनीति की दिशा को कैसे प्रभावित किया? 1929-30 के आर्थिक मंदी ने विभिन्न सामाजिक वर्गों पर अपना प्रभाव छोड़ा और फिर इन वर्गों ने विभिन्न आंदोलनों में भागीदारी निभाई। इसने उन धनी किसानों को प्रभावित किया जो बाजार के लिए उत्पादन करते थे। इसने निर्धन किसानों को भी प्रभावित किया, क्योंकि इन किसानों को महाजनी कर्ज की कमी हो गई थी। उसी प्रकार इसने भारतीय पूंजीपति वर्ग पर भी अपना प्रभाव छोड़ा। भारतीय पूंजीपति वर्ग पाउंड की तुलना में रुपया को मजबूत बनाए जाने एवं साम्राज्यवाद वरीयता के प्रावधान से परेशानी थी। दूसरी तरफ श्रमिकों में छटनी का भय था, अतः विभिन्न आंदोलनों में इन वर्गों की भागीदारी रही। उदाहरण के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में धनी किसान, निर्धन किसान, पूंजीपति वर्ग सभी ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। वही समय जब भारत में समाजवादी एवं साम्यवादी दल अत्यधिक सक्रिय थे और उनके द्वारा किसानों एवं श्रमिकों को संगठित किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त इस काल में युवा वर्ग तथा महिलाओं में विशेष जागृति देखी गई। वही निम्न जाति आंदोलन में भी तेजी आई तथा पेरियार, नायकर एवं बी.आर. अम्बेडकर जैसे नेता सक्रिय हुए। व्याख्या। आसान भाषा में व्याख्या। 1929-30 की आर्थिक मंदी यानी आर्थिक संकट ने भारत के हर तबके पर गहरा असर डाला। इससे भारत की राजनीति की दिशा भी बदल गई। 1. किसानों पर असर। धनी किसान जो फसलें बेचने के लिए उगाते थे, उनकी फसलें अब बाजार में नहीं बिक रही थी, जिससे उन्हें घाटा हुआ।
गरीब किसान भी परेशान थे क्योंकि महाजन सूदखोर अब उन्हें कर्ज नहीं दे रहे थे। उदाहरण, जैसे कोई किसान गेहूं बेचकर पैसा कमाता था, लेकिन मंदी के कारण उसका गेहूं सस्ते दाम पर बिक रहा था और कर्ज भी नहीं मिल रहा था। 2. उद्योगपतियों पर असर। भारत के पूंजीपति बड़े व्यापारी नाराज थे क्योंकि सरकार ने पाउंड को मजबूत और रुपए को कमजोर कर रखा था, जिससे व्यापार में घाटा हो रहा था। साथ ही ब्रिटिश सरकार का व्यापार में झुकाव केवल अपने फायदों की तरफ था। 3. श्रमिकों मजदूरों पर असर। कंपनियों में घाटा होने के कारण मजदूरों की नौकरियां खतरे में पड़ गई, उन्हें नौकरी से निकाले जाने का डर सताने लगा। 4. इसका राजनीतिक असर। जब हर वर्ग परेशान हो गया तो उन्होंने राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेना शुरू किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन सभी वर्गों किसान, पूंजीपति, औरतें, युवा, निम्न जाति सभी ने हिस्सा लिया। 5. समाजवादी और दलित आंदोलनों की प्रगति। समाजवादियों और साम्यवादियों ने इस मौके का फायदा उठाया और किसानों और मजदूरों को संगठित किया। महिलाओं और युवाओं में जागरूकता बढ़ी। निम्न जातियों के नेता पेरियार और डॉक्टर अंबेडकर भी दलित अधिकारों की आवाज बुलंद करने लगे। निष्कर्ष, आर्थिक मंदी ने लोगों को झकझोर दिया और इससे वे राजनीति से जुड़ने लगे। हर वर्ग, अमीर गरीब, किसान उद्योगपति, पुरुष महिला, सभी को यह एहसास हुआ कि बदलाव के लिए आंदोलन का हिस्सा बनना जरूरी है। यही वजह थी कि 1930 का दशक राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय और बदलाव भरा बन गया। क्यों संघर्ष विराम संघर्ष की नीति किस प्रकार गांधीवादी आंदोलन की व्याख्या करती है। आंदोलन के संबंध में गांधी जी की जो राजनीति रही है उसे बिपिन चंद्र ने संघर्ष विराम संघर्ष का नाम दिया है। वस्तुतः गांधी जी निरंतर आंदोलन से परहेज करते थे क्योंकि उन्हें ये ज्ञात था कि लंबे समय तक आंदोलन चलाए जाने से उसकी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। इसलिए उनके आंदोलन के मध्य संघर्ष एवं विराम की अवस्था आती रहती थी। पहले गांधी जी सक्रिय आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाते थे और फिर उससे अनेक रियायतें प्राप्त करते थे। फिर विराम का काल आता था जब पिछले आंदोलन से प्राप्त रियायत को संगठित किया जाता और फिर अगले आंदोलन की तैयारी की जाती और फिर दूसरा संघर्ष चलाया जाता। उदाहरण के लिए असहयोग आंदोलन के पश्चात विराम का काल आया जब गांधी जी ने रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस के जनाधार का विस्तार किया। फिर पूरी तैयारी करने के पश्चात उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से भी अधिक व्यापक सिद्ध हुआ। व्याख्या, इस पैराग्राफ को आसान भाषा में इस तरह समझा जा सकता है। गांधी जी की संघर्ष विराम संघर्ष नीति क्या थी। गांधी जी आंदोलन को एक लंबे युद्ध की तरह नहीं चलाते थे, बल्कि वे एक समय पर एक ठोस लड़ाई करते थे, फिर कुछ समय का विराम लेते थे और फिर नई रणनीति और तैयारी के साथ अगला आंदोलन शुरू करते थे। इसी क्रम को इतिहासकार बिपिन चंद्र ने संघर्ष विराम संघर्ष की नीति कहा है। उदाहरण से समझें। पहला संघर्ष, गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। ये ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने के लिए था। इससे अंग्रेजों को जनता की ताकत का एहसास हुआ। फिर विराम, गांधी जी ने यह आंदोलन चौरी चौरा की हिंसा के बाद रोक दिया। इसके बाद गांधी जी ने गांवों में रचनात्मक कार्यक्रम जैसे चरखा चलाना, सफाई, शिक्षा, छुआछूत मिटाना शुरू किया। ये समय आंदोलन की शक्ति को संगठित करने का था। फिर दूसरा संघर्ष, जब जनता फिर से तैयार हो गई, तब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। ये पहले से भी ज्यादा बड़ा और प्रभावशाली आंदोलन साबित हुआ। निष्कर्ष, गांधी जी जानते थे कि हर समय आंदोलन चलाने से लोग थक सकते हैं, इसलिए वे समय समय पर ब्रेक विराम लेते थे ताकि लोग नई ऊर्जा से फिर जुड़ सकें। इसलिए गांधी जी का आंदोलन कभी रुका नहीं, बल्कि हर विराम के बाद और मजबूत होकर लौटा। यही थी उनकी संघर्ष विराम संघर्ष नीति। क्यों गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर दोनों दलित वर्ग की बेहतरी के लिए प्रयासरत रहे थे, यद्यपि इन दोनों का दृष्टिकोण एवं तरीका पृथक पृथक था। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। जब भी भारत में दलित वर्ग उत्थान कार्यक्रम की बात आती है तो हमारे समक्ष दो व्यक्ति उपस्थित होते हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी। दोनों ने दलित वर्ग उत्थान कार्यक्रम को अपना मिशन बनाया था, यद्यपि उनका दृष्टिकोण एवं तरीका एक दूसरे से अलग था। इसके निम्नलिखित उदाहरण हैं। 1. डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का मानना था कि दलित वर्ग के उत्थान के लिए आर्थिक पुनर्वितरण आवश्यक है, परंतु गांधी जी के अनुसार दलित वर्ग की समस्या एक सामाजिक समस्या थी, इसलिए आर्थिक पुनर्वितरण की आवश्यकता नहीं थी। 2. डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विचार में दलित वर्ग के उत्थान के लिए जाति व्यवस्था को समाप्त करना आवश्यक था, परंतु गांधी जी का मानना था कि जाति व्यवस्था में दोष नहीं है।
अगर वह पेशे पर आधारित हो, जन पर आधारित नहीं। 3. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दलित वर्ग के उत्थान के लिए दलित वर्ग के लोगों में एक प्रकार का जुझारूपन लाना चाहते थे, परंतु गांधी जी का दृष्टिकोण अलग था। वे बदले में सवर्ण लोगों में करुणा का भाव जगाकर अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते थे। 4. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दलित वर्ग के आरक्षण के पक्षपाती थे, वहीं गांधी जी आरक्षण को व्यवहारिक नहीं मानते थे, क्योंकि उन्हें भय था कि इस कारण से सामाजिक विषमता स्थायी हो जाएगी। 5. अंत में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक कुशल वक्ता, बुद्धिजीवी एवं संविधानवादी थे, जो पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखकर और विधानमंडल में मुद्दे उठाकर दलित वर्ग के हितों का संवर्धन करना चाहते थे। वहीं गांधी जी एक जन नेता थे और वे गांव-गांव घूमकर लोगों में जागृति लाने का प्रयास कर रहे थे। व्याख्या: गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोनों दलितों के हितैषी, पर रास्ता अलग अलग। भारत में जब भी दलितों की भलाई की बात होती है तो दो नाम सबसे पहले याद आते हैं, गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर। दोनों ने दलितों के उत्थान के लिए खूब मेहनत की, लेकिन उनका तरीका और सोच अलग अलग था। मुख्य अंतर आसान भाषा में समझिए। आर्थिक या सामाजिक समाधान: अम्बेडकर जी कहते थे कि दलितों को आगे बढ़ाने के लिए पैसे और संसाधनों का बराबर बंटवारा होना चाहिए। गांधी जी कहते थे कि समस्या पैसे की नहीं, समाज के व्यवहार की है। पहले लोगों की सोच बदलनी चाहिए। उदाहरण: अम्बेडकर चाहते थे कि दलितों को सरकारी नौकरी में आरक्षण मिले, जबकि गांधी जी चाहते थे कि लोग खुद ही दलितों को बराबरी का दर्जा दें। जाति व्यवस्था को खत्म करना या सुधारना: अम्बेडकर जी मानते थे कि जाति पूरी तरह खत्म होनी चाहिए। गांधी जी मानते थे कि अगर जाति व्यवस्था पेशा जैसे लोहार, बढ़ई पर आधारित हो तो ठीक है, जन्म से नहीं होनी चाहिए। लड़ाई या करुणा: अम्बेडकर चाहते थे कि दलित अपने हक के लिए संघर्ष करें, डटकर लड़ें। गांधी जी चाहते थे कि सवर्ण लोगों में दया और समझदारी पैदा हो, जिससे वे दलितों को बराबर माने। आरक्षण को लेकर सोच: अम्बेडकर जी ने कहा, दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए ताकि वे बराबरी पा सकें। गांधी जी को डर था कि इससे लोगों में दूरी बढ़ेगी और समाज में स्थायी भेदभाव रह जाएगा। नेतृत्व का तरीका: अम्बेडकर जी एक शिक्षित वकील और बुद्धिजीवी थे। उन्होंने लेख लिखकर और संसद में बात उठाकर दलितों की बात रखी। गांधी जी एक जन नेता थे। वे गांव-गांव घूमकर, चरखा चलाकर और हरिजन सेवक संघ बनाकर जनजागरण करते थे। निष्कर्ष: दोनों का मकसद एक था, दलितों को सम्मान दिलाना। लेकिन अम्बेडकर जी का तरीका था कानून और अधिकार के रास्ते से, और गांधी जी का तरीका था समाज की सोच बदलकर समानता लाना। दोनों के योगदान ने मिलकर दलित आंदोलन को ताकत दी।